हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस, नॉन मेटल्स की अहमियत के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, अहमियत, कि नॉन मेटल्स क्यों ज़रूरी हैं, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी का लास्ट टॉपिक है। अब देखें, हम नॉन मेटल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये तो आपको पता होगा कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मेटल्स के मुकाबले में कम तादाद में अवेलेबल हैं, बट पौधों और जानवरों के लिए, दोनों के लिए जो नॉन मेटल्स हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। सो अगर मैं यूँ कहूँ कि नॉन मेटल्स के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है, देन ये गलत नहीं होगा। पहला पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आप बात करें नॉन मेटल्स की इन अर्थ क्रस्ट, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर, सो अर्थ क्रस्ट, ओशंस और एटमॉस्फेयर में जो नॉन मेटल्स हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एग्जाम्पल ले लें ऑक्सीजन की, सो जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है इन अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है 47%। अगर आप बात करें इन ओशंस, समंदरों में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो है 86%। एंड एटमॉस्फेयर में अगर आप बात करें ऑक्सीजन की परसेंटेज की, सो वो होती है 21%। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा परसेंटेज में अवेलेबल होती है इन अर्थ क्रस्ट, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। अगर आप बात करें इनकी अमाउंट की, कि इनकी अमाउंट जो है वो अर्थ क्रस्ट, ओशंस या एटमॉस्फेयर में कम या ज़्यादा क्यों नहीं होती, वो मेंटेन रहती है। वो मेंटेन कैसे रहती है? ड्यू टू सम साइकिल्स, जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल जैसे साइकिल्स हैं। जैसे वाटर साइकिल की मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक तरह पर धूप है, मौसम जो है वो साफ़ है बिल्कुल, वहाँ पर धूप पड़ रही है, तो वहाँ पर क्या हो रही होगी? इवेपोरेशन हो रही होगी। वाटर जो है वो ज़मीन से एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और एक तरफ बादल हैं और बारिश हो रही है। सो इस तरफ क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर से जो वाटर है वो ज़मीन की तरफ आ रहा है। सो इस तरह से ये साइकिल रन हो रहा होता है कि वाटर जो है एक तरफ से एटमॉस्फेयर में जा रहा है और दूसरी तरफ से एटमॉस्फेयर से ज़मीन में आ रहा है। इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, सो नाइट्रोजन जो है वो जब बारिश होती है तो नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन पर आ जाती है। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, देन अमोनिया के बाद जो है वो नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में, एंड देन बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है। सो इस तरह से इन साइकिल्स की वजह से जो इन नॉन मेटल्स की जो अमाउंट है वो इन अर्थ क्रस्ट, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर वो जो है कांस्टेंट रहती है, वो मेंटेन रहती है। ठीक है। अगर आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें, देन जो पौधे और जानवर हैं या इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो नॉन मेटल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे जो ह्यूमन बॉडी है वो 28 तरह के एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई होती है, बट अबाउट 96% ऑफ द मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज जस्ट मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। जो इंसानी बॉडी है उसका जो 96% मास है वो जस्ट 4 एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। मैं इनकी आपको परसेंटेज भी बता देता हूं कि जो ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो है 65%, कार्बन की जो परसेंटेज है वो है 18%, हाइड्रोजन की 10% एंड नाइट्रोजन की 3%। ठीक है। सो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स या प्लांट्स के लिए कितनी ज़रूरी हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स की बॉडी है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। अब सेलुलोज जो है वो भी बना हुआ होता है 3 तरह के एलिमेंट्स से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये तमाम की तमाम क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप बात करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर द रेस्पायरेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो सांस लेने का प्रोसेस है, रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, उसके लिए ये दोनों गैसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो भी नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी
नॉन मेटल है, ठीक है। सो ये दोनों गैसेज आप देखेंगे रिस्पायरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो सांस लेने का प्रोसेस है। जैसे हम ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसी तरह से प्लांट्स क्या करते हैं दिन के वक्त कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे होते हैं। सो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए जो रिस्पायरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनके बगैर सांस लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इनके बगैर ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है, ज़िंदगी ही पॉसिबल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तमाम की तमाम ग़िज़ाएँ हैं जिनको आप खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, दूध वगैरह, वो तमाम के तमाम भी नॉन मेटल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन सी नॉन मेटल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं ये ग़िज़ाएँ जो हैं? वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन तीन तरह के एलिमेंट्स जो कि नॉन मेटल्स हैं, इन तीन एलिमेंट्स से ये तमाम की तमाम ग़िज़ाएँ जो आप खाते हैं ये इनसे मिलकर बनी हुई होती हैं। अनदर कंपाउंड वाटर। और वाटर जो है उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही है कि वाटर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वाटर के बगैर ज़िंदगी ही पॉसिबल नहीं है। सो वाटर जो है इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O। अब हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। सो यहाँ से आपको फर्दर क्लियर हो गया कि नॉन मेटल्स जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं जिंदगी की एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, जो कि नॉन मेटल है। अब नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% अवेलेबल होती है, जो कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैस है। अब नाइट्रोजन क्या करती है? इट कंट्रोल द फायर एंड कंबस्टन प्रोसेसेस। जो जलने के, कंबस्टन के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? जो नाइट्रोजन होती है वो हीट एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। सो अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज़्यादा अवेलेबल ना हो, मींस कि जैसे आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर में 78%, ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन होती है जो कि 21% होती है। नाइट्रोजन के इतने ज़्यादा परसेंटेज में अवेलेबल होने की ही वजह से ये फायर और कंबस्टन के प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है, वरना तो एक शोले की मदद से जो है तमाम की तमाम चीज़ें जल सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है नॉन मेटल की? कि नॉन मेटल्स आर प्लेइंग एसेंशियल रोल फॉर कम्युनिकेशन इन लाइफ। के जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़िंदगी में राबते के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे मैं आपको कॉमन से एग्जांपल दूं, आजकल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग सेल फोन्स यूज़ करते हैं। अब सेल फोन्स की जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, ठीक है। मोस्टली सेल फोन्स की जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। अब जो प्लास्टिक है वो बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? वो नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं लैपटॉप्स पर, कंप्यूटर्स पर, तो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की जो बॉडीज़ हैं वो भी प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। प्लास्टिक्स जो है वो नॉन मेटल्स से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। सो इस तरह से जो नॉन मेटल्स हैं वो कम्युनिकेशन इन लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कि एनर्जी का सोर्स हैं, जिनसे आप एनर्जी हासिल करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं? नॉन मेटल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन सी नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर फॉसिल फ्यूल्स बने हुए होते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो डेड रिमेन्स होते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं, करोड़ों साल गुजर जाने के बाद वो इन तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल, पेट्रोलियम और गैस में। मीन्स के कोयला, पेट्रोलियम और गैस में। सो इनको आप क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। जैसे कॉमन से एग्जांपल मैं आपको दूं गैस की, नेचुरल गैस जो आप घरों में यूज़ करते हैं, मीथेन, CH4 इसका फार्मूला होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, विच आर नॉन मेटल्स, ठीक है। सो इस तरह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कि एनर्जी का सोर्स हैं, जिनमें कोल, पेट्रोलियम और गैस आ जाते हैं, वो किन एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हमारी हिफाजत करती हैं। अब हिफाजत कैसे करती हैं? जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे द क्लोज और मेड अप ऑफ सेलुलोज, जिसको आप नेचुरल फाइबर बोलते हैं, कुदरती फाइबर बोलते हैं। सेलुलोज, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेलुलोज जो है वो तीन एलिमेंट से मिलकर बनती है, जो कि नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
या पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर जिसको आप खुद से प्रिपेयर करते हैं। सो इस तरह के जो आप कपड़े पहनते हैं वो बेशक सेलुलोज हैं या पॉलीमर हैं, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया हैं, जैसे वुडन और प्लास्टिक फर्नीचर, लकड़ी या प्लास्टिक का जो फर्नीचर है, प्लास्टिक शीट्स एंड बैग्स, प्लास्टिक की चादरें या बैग्स वगैरह हैं, प्लास्टिक पाइप्स हैं या यूटेंसिल्स मीन्स के बर्तन हैं आपके, आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, ये तमाम के तमाम नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं। या इसके अलावा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, मतलब जो कीड़े मार अद्वियात हैं, तकरीबन एक तरह का ही मतलब होता है इन तीनों का, एंड जर्मीसाइड्स, और जो जरासीम कुछ अद्वियात हैं, कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, ये भी नॉन मेटल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। सो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 8 हुआ एंड। ये लास्ट का लेक्चर था आपका सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर जरूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।